जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोगों का एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, यानी आज हम लोग बात करेंगे कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में यदि हम थीटा कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म लगेगा और जिसके कारण कुछ आघूर्ण होगा। तो उस आघूर्ण को हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो हेडिंग में जो शब्द है उसका मीनिंग जान लेंगे। जैसे यहाँ पे पहला ही शब्द है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र मतलब, बाह्य मतलब जैसे वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना है तो उस आवेश के कारण भी तो कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें किसी दूसरे आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है और उसमें वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। ठीक है, एक समान क्या होता है? तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र वह होता है जिसके हर पॉइंट पर, यानी वैद्युत ऐसे क्षेत्र जिसके हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं और इसको हम लोग जब प्रदर्शित करते हैं तो समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। समान दूरी पर समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं तो उससे हम लोग कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रेखाएं जो खींची गई हैं ये क्या हैं? तो ये पैरेलल रेखाएं हैं और ये सभी क्या हैं? बराबर दूरी पर खींची हुई हैं। ठीक है, बराबर दूरी पर। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना होगा तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इसी प्रकार समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर की ओर है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं। ठीक है, बलयुग्म क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु पर दो बल कार्य करें, यदि किसी वस्तु पर दो बल कार्य करें और दोनों का परिमाण बराबर हो, परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो और क्रिया रेखा अलग अलग होना चाहिए, यानी उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में दोनों बल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल इधर दिखाया गया है और यहाँ पे बल इधर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस बल का क्रिया रेखा ये होगा। ठीक है, ऐसे एक रेखा खींच देंगे तो ये रेखा इस बल का क्रिया रेखा होगा और इस बल का क्रिया रेखा यहाँ से अगर रेखा खींचेंगे तो ये आपका इस बल का क्या होगा? क्रिया रेखा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो बल लग रहे हैं, यहाँ भी बल F लग रहा है, यहाँ भी बल F लग रहा है। ठीक है, और दोनों परिमाण में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों बल में परिमाण में क्या होंगे? बराबर, और दिशा इनका विपरीत है। एक देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। किस पर? ऋण आवेश पर। और एक बल लग रहा है धन आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों बल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बलयुग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो बलयुग्म का मतलब आप समझ गए होंगे। बलयुग्म मतलब जब किसी वस्तु पर दो बल कार्य करें और दोनों की दिशा विपरीत हो, परिमाण समान हो और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे बलों को बलयुग्म कहा जाता है। ठीक है, आघूर्ण, आघूर्ण मतलब अब जब किसी वस्तु पर बलयुग्म लगता है तो उसका क्या होता है? आघूर्ण, यानी ये बलयुग्म उस वस्तु को क्या करता है? घुमाने का प्रयास करता है। क्या करता है? घुमाने का प्रयास। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है। ठीक है, अब इस पर दो बल लगाया जाए, एक बल मान लीजिए इस पर नीचे की तरफ इस साइड से और एक बल इस पर इधर से ऊपर की साइड, तो ये क्या होगा? इस पर नीचे लगेगा और इस पर ऊपर लगेगा तो ये वस्तु ऐसे घूमने लगेगी, ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो बलयुग्म क्या करता है? वस्तु को घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमें इसी बलयुग्म का क्या ज्ञात करना है? आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करना है। ठीक है, तो फिगर में हम लोग पहले समझेंगे। तो देखिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र को हम लोग यहाँ समांतर रेखाओं से प्रदर्शित कर दिए हैं और इसके क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख दिया गया है थीटा कोण पर। ये थीटा कोण किसके साथ द्विध्रुव बना रहा है? तो वैद्युत क्षेत्र ई के साथ वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बना रहा है। ठीक है,
और इस द्विध्रुव का लंबाई जो है वो 2l है। ठीक है, द्विध्रुव का लंबाई कितना है 2l। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक डॉटेड लंबवत रेखा खींची गई है और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा, दोनों बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा भाई, तो इस समकोण त्रिभुज में जाएंगे और कहेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इस त्रिभुज थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये आपका लंब होगा और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब है, यानी ओ ए आपका लंब है बटे कर्ण ए बी, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो ओ ए को वैसे ही लिख दिए ओ ए और ए बी मतलब 2l, यानी द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एक का गुणा ओ ए के साथ होगा तो ओ ए, और 2l का गुणा साइन थीटा के साथ होगा तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसका मतलब हमें प्राप्त हो गया ओ ए बराबर होगा 2l साइन थीटा, यानी ये लंबाई आपका क्या होगा 2l साइन थीटा। और ये लंबाई किसके बीच में है, तो इन दोनों बलों, देखिए आपको हम बताए हैं कि इस बल की क्रिया रेखा ये होगी और इसकी क्रिया रेखा ये होगी, और ये जो हम लोग डॉटेड रेखा खींचे हैं दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत क्या है, दूरी है। ठीक है, तो ये ओ ए क्या है, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, कितना है 2l साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों बल मिलकर बल युग्म बना रहे हैं, यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर लग रहा है बल इधर की ओर, इस पर लग रहा है बल उधर की ओर, तो ये दोनों बल इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी इसको वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन, जो ये बल युग्म, दोनों बल युग्म बना रहे हैं। ठीक है, तो इस बल युग्म के कारण हम लोगों को आघूर्ण निकालना है कि आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए ओ का मान कितना होगा 2l साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ आपका 2l, द्विध्रुव की लंबाई हम लोग 2l मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फिगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिए, हेडिंग बनाकर पहले भाषा लिखेंगे हम लोग इसका कुछ, और भाषा में क्या लिखेंगे, यही जो हम लोग माने होने हैं इसी को भाषा में लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम आघूर्ण आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा। कितना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो भाषा लिखिए आप लोग, माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। खड़ी पाई के बाद लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q व -q हैं, व दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, इतना पर्याप्त है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेंगे, तो फिगर बना लीजिएगा आप लोग, और फिगर बनाने के बाद लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E। ठीक है, जो यहाँ पे बल लग रहा है +q आवेश पर, उसका मान कितना होगा, तो Q इंटू E के बराबर होगा। ठीक है, ये कहाँ से हम लोग लिख पा रहे हैं,
तो हम लोग इसके पहले जहाँ पे पढ़े थे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा जहाँ हम लोग पढ़े थे वहाँ पे बताया गया था। पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है पुनः उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप लोगों को बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। और हम लोग वहाँ फार्मूला लिखे थे E बराबर F/Q0, और वहीं आपको स्टार पॉइंट बनाकर हम लिखवाए थे कि इसी से अगर मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई हो और उसमें कोई आवेश Q रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, Q × E होगा। ये कब होगा कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हो और उस क्षेत्र में कोई आवेश Q हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, Q × E, ठीक है। अब वहाँ ये किस फार्मूले से आया है, इसी से आया है। अगर Q0 के जगह आप आवेश Q रखेंगे तो ये Q हो जाएगा और इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो F बराबर हो जाएगा Q × E, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर लगने वाला प्लस Q आवेश पर बल कितना लगेगा, Q × E, ठीक है। और इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा है क्षेत्र के अनुदिश, क्षेत्र के अनुदिश या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किस डायरेक्शन में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्लस Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी तरफ ये बल भी लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे लिखिएगा -Q आवेश पर लगने वाले बल, लगने वाला बल, -Q आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q × E, Q × E। -Q आवेश पे कितना बल लगेगा, तो इस पर भी जो बल लगेगा वह Q × E के बराबर लगेगा। देखिए भाई ये पूरे वैद्युत क्षेत्र के भीतर हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे हम लोग वैद्युत क्षेत्र का मान अगर रखेंगे तो E ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आवेश है उसका मान भी Q है, जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आवेश का मान समान है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग आवेश Q रखेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E रखेंगे। तो आवेश समान होने के कारण और समान वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने के कारण दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा वह भी समान होगा, लेकिन इसकी दिशा जो होगी वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। यानी -Q आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। अच्छा इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों धन आवेश पर बल जो है क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और ऋण आवेश पर जो बल लग रहा है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो देखिए इसको ऐसे हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग जो पहला वीडियो हम लोग बनाए थे और उसमें हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि धन आवेश से बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं और ऋण आवेश पर बल रेखाएं आती हैं, ठीक है। तो ये अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा तो इसका मतलब ये बल रेखा इधर से इधर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, तो इसका मतलब यही होगा ना कि इधर जो होगा इस साइड वो सभी धन आवेश होंगे। भाई किसी न किसी आवेश के कारण ही तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया होगा, तो वहाँ पे बिना आवेश का तो ये क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस साइड इसमें धन आवेश होंगे और इस साइड जो होंगे वो क्या होंगे, ऋण आवेश, जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये इस साइड आप कल्पना करिएगा कि धन आवेश है और इस साइड क्या है, ऋण आवेश है। तो अब बताइए कि इस +Q आवेश पर बल इन आवेशों के कारण किधर लगेगा,
तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेंगे यानी इधर बल लगाएंगे, और ये वाले आवेश जो ऋण आवेश होंगे ये इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। यानी इन दोनों के कारण इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इन दोनों, ये जिसके कारण, ये कौन से आवेश हैं जिसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, ठीक है ना। तो इनके कारण, ठीक है, इन आवेशों के कारण इस पर बल इधर लगेगा, ठीक है। तो वही इस पे प्लस क्यू आवेश पे बल किधर लगेगा, तो क्षेत्र के दिशा में, ठीक है। तो इसको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाएगा, अगर धन आवेश होगा तो उस पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। ये ऋण आवेश है तो ये इधर धन आवेश क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ खींचेंगे। ये ऋण आवेश इस ऋण आवेश को उधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, यानी दोनों कंडीशन में इस पे बल किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऋण आवेश पर जो बल लगता है, अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा किसी आवेश को, तो उस ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे क्यों धन आवेश पर वैद्युत बल की दिशा किधर होती है, क्षेत्र के दिशा में होती है, और ऋण आवेश में जो ऋण आवेश पर जो बल लगता है उसकी दिशा क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा में लिखिए, जहाँ पे हम इस तरह से कर दिए रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे भाषा लिखना है, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, ये दोनों बल बराबर, विपरीत व समांतर हैं, बराबर, विपरीत व समांतर हैं, जो कि एक बल युग्म बनाते हैं, जो कि एक बल युग्म बनाते हैं। खड़ी पर एक बार लाइन चेंज करके लिखिएगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। लाइन चेंज कर दीजिए, डैश देखिए, टाउ बराबर, बलयुग्म के आघूर्ण को किससे लिखेंगे, टाउ से लिखेंगे। तो देखिए ये उल्टा जे जैसा होता है, टाउ कैसा बनेगा, उल्टा जे के जैसा, ठीक है। टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है। तो देखेंगे टाउ बराबर एक बल F और दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। फिगर में यहाँ पे हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक दोनों बलों के जो बीच की दूरी होगी वो कितना होगा, 2L साइन थीटा। और F का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर F के जगह Q इंटू ई और गुणे 2L साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। तो देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2QL गुणे ई साइन थीटा, देखिए भाई 2QL यानी 2QL को एक साथ लिख दिए और गुणे ई लिख दिए, ठीक है, और इंटू साइन थीटा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो ऐसा करने से 2QL को हम लोग लिख सकते हैं P। हम लोग पढ़ चुके हैं कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे P, अतः टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा P ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन
मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्राप्त हो गया द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, देखिए टाउ एक क्या होता है, सदिश राशि है, वेक्टर राशि है। ठीक है, पी भी एक सदिश राशि है, ई भी एक क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर इनका हम वेक्टर रूप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इस यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वेक्टर रूप, वेक्टर रूप, वेक्टर रूप। तो टाउ के ऊपर भी वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसको गुणे का साइन मत समझिएगा कि अच्छा पी और ई का गुणा कराना है, नहीं, यहाँ पे है दो सदिशों का सदिश गुणन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे दो सदिशों का सदिश गुणन और दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, तो ये दो सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो देखिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि अगर ए क्रॉस बी यानी दो सदिशों का सदिश गुणन कराते हैं तो ये प्राप्त होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और अगर इनका अदिश गुणन कराते हैं तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको लिखते हैं ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा। ठीक है, तो ये दो सदिशों का सदिश गुणन है। अगर गलती से भी इसको पलट देंगे ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस वेक्टर बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये बराबर नहीं होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो ये क्या होगा, निगेटिव साइन आ जाएगा, यानी दिशा अपोजिट होता है, परिमाण में तो बराबर आएगा लेकिन दिशा क्या होगा, दिशा विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग सदिश रूप पूछ दे और आप वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी लिख देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस, यानी टाउ बराबर तब आप लिखेंगे वेक्टर टाउ बराबर माइनस वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। बात समझ में आया। अच्छा, इसकी दिशा किधर होती है, टाउ की दिशा किधर होती है, तो नीचे आप लोग लिख लीजिएगा बलयुग्म के आघूर्ण टाउ की दिशा, टाउ की दिशा बल आघूर्ण व, बल आघूर्ण या ऐसे लिखिए वेक्टर पी व वेक्टर ई के लंबवत होती है। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ की दिशा वेक्टर पी व वेक्टर ई के लंबवत होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।